गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़। दिस इज फरिया अजीज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जारी मुज़ाकरात आखिरकार ख़त्म हो गए। गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को अल्टीमेटम दे रही थी कि अगर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो बातचीत का अगला दौर नहीं होगा। हुकूमत इस अल्टीमेटम को संजीदा लेती हुई नहीं नजर आई और हमने ये देखा कि मुतालबात का जवाब देने के बजाय उनका फोकस अपनी ही कमेटी के इजलास, एक इजलास के बाद दूसरा इजलास बुलाकर मुशावरत करने पर ही रहा। हुकूमत की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि 7 वर्किंग दिनों के बाद भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब उसके बाद ही आपको हम दे सकेंगे। सो PTI को लगा था कि शायद डिले हो रहा है या डिली डेली हो रहा है। कुछ साइंस ऑफ वार्निंग नज़र आए थे PTI की तरफ से। अब आखिरकार उन्होंने खुलकर कह दिया है कि हम नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएंगे। लेट्स वॉच दैट। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि PTI ने बहुत ज़्यादा जल्दी का पे जोर दिया था और एक वर्किंग प्रोसेस का वक्त ही नहीं दिया। ज़रा देखिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी क्या कह रहे हैं। 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 6 हफ्ते लगे उन अपने मुतालबात लाने में, और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं, अली गौहर साहब या दूसरे लीडर या कमेटी के अरकान, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे जरूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। सो अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो अब PTI के पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन यही है कि फिर जलसा जुलूस किया जाए, सड़कों पर जाया जाए? नईम हैदर पंचोता साहब ने इस हवाले से एक राय दी है। लेट्स वॉच दैट। खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि आज से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं जो जमहूरियत पे, रूल ऑफ लॉ पर और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर यकीन रखती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर नेशन वाइज एक तो प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो रेमिटेंस है, जो तरसीलात हैं, उनके ऊपर भी अब जो है वो मजीद जो है सख्ती की जाएगी। और तीसरा जो है उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो मामला है उन तमाम तर चीजों को लेकर हम इंटरनेशनल तमाम फोरम्स के ऊपर लेकर वहां पर उठाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। ख्वाजा आसिफ, जिनका शुमार PMLN की तरफ से हॉक्स में हो रहा था, जो कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं नजर आए थे, वो क्या कह रहे हैं? लेट्स वॉच दैट। पोजीशन है वो कह रही कि हम चौथे राउंड में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने जुडिशल कमीशन नहीं बना रही है। मुज़ाकरात कभी भी मशरूत नहीं होते कि आप मुज़ाकरात शुरू करने से पहले जो है शराइत आयद करते हैं। शुरू से ये बात कहता रहा हूँ कि मुज़ाकरात पुलिस के साथ नहीं इन्होंने शुरू किए हुए। इनके सियासी मकासद हैं, कोई हल निकालना जो है ना वो इनका मकसद नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के बाद जुडिशल कमीशन की कसर रह गई हुई है। उन्होंने कहा ये हमारे लोग गुमराह हुए थे, इन्होंने सारा कुछ 9 मई का तोड़ फोड़ किया है, पहले उससे पूछ लें। ये एक राय फरार है, हो जाए मफरूर फरार का हो जाए। गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। अच्छा था अगर मुज़ाकरात होते, चलते रहते, कोई ना कोई बातचीत से राय निकल आती। राना एहसान, अफजल एंड नईम हैदर पंचोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू राना एहसान। PTI तो मुज़ाकरात से इनकार कर चुकी है खुलकर। PMLN का मौक़िफ़ क्या होगा या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या होगा? और जो अभी ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं कि 9 मई में तो क्लियर कट है कि ये लोग शामिल हैं, तो फिर तो आपको खुशी कमीशन बना देना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो गवर्नमेंट का फैसला था, मुज़ाकराती कमेटी का फैसला था, वो उसको तहरीरी तौर पे 28 जनवरी की डेट जो है वो दी गई थी। हमें नहीं समझ आती कि एक तो ये बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात की तरफ आए और एक स्टेप बैक था, एक यू टर्न था जब 26 नवंबर को इन्होंने जो एक इंतशारी कोशिश की इस्लामाबाद में धावा बोलने की, वो जब उसमें बुरी तरीके से फेल हुए तो फिर ये मुज़ाकरात के लिए आए। तो इनके जो मकासद थे मुज़ाकरात में, जब ये आए भी तो इन्होंने जिस तरह का माहौल रखा हुआ था कि सिविल नाफरमानी करेंगे,
रिमिटेंसेस की बात की, और इनके जो माउथ पीसेस थे यूट्यूब पे, उन्होंने रोज दर्ज दिया कि आप इसको स्टार्ट करें, वो भी नहीं हो सका। फिर इन्होंने डेडलाइंस देते रहे। तो देखिए, हुकूमत ने तो बड़ा एक सीरियस एफर्ट किया, और हमने चौथी नशिस्त के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी थी, लेकिन बहरहाल ये वॉकआउट कर गए। और इससे ये साबित होता है कि ये मुज़ाकरात में ना कभी सीरियस थे, इनका कोई जरूर पर्सनल एजेंडा था। हो सकता है कि जो सजा हुकूमत की तरफ से भी तो ज़राए की खबरें आई कि हमने नहीं बनाना कमीशन। जब हमने क्वेश्चन भी किया, एजाजुल हक साहब से किया, कुछ हुकूमती अरकान से किया, उनका कहना यही था कि हम अभी गौर कर रहे हैं, हमें इसमें लूप होल नजर आ रहे हैं। सो कभी भी हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा सिग्नल नहीं गए कि हम आपके मुतालबात मान लेंगे। देखिए, असल काम तो जो मुज़ाकराती कमेटी उसने करना था ना। अभी तो इन्होंने हमें तहरीरी तौर पे डिमांड लिख के दी, तो उसका जवाब देना था। बहुत सारे मुख्तलिफ मौक़िफ़ थे, आपने सुनाए भी। ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो मौक़िफ़ ये था कि इन पे हमें एतबार नहीं करना चाहिए, और वो सच साबित हुआ किसी हद तक। नवाज का भी यही मौक़िफ़ था। बहुत सारे कुछ लोगों का मौक़िफ़ था कि जुडिशल कमीशन बनाने हैं तो फिर जब ये 2014 के धरने हैं उस पर भी बनाए जाएं, 26 नवंबर और ये बाकी चीज़ों पे भी बनाए जाएं। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि ये क्योंकि सब जुडिस है, मैटर तो नहीं बन सकते। तो लेकिन जो हतमी जवाब है वो तो हमने 28 को देना था। बहरहाल देखें, बात ये है कि पीटीआई जो है वो उसका जो इक़दामात रहे हैं वो मुल्की मफादात को तो नहीं सपोर्ट करते रहे। अभी कल कांग्रेशनल हेयरिंग की कोशिश इन्होंने की चंद कांग्रेसमैन से, वो इनका मामला एक अमेरिका से मुदाखलत कराने का, वहाँ ये कोई इनको नतीजे नहीं मिल रहे। ऑक्सफोर्ड के अंदर इलेक्शन लड़ने गए, वो फेल हुआ। 26-24 नवंबर फेल हुआ। अब मुज़ाकरात जो है वो अंडर प्रेशर कराना चाहते थे, डिक्टेशन देना चाहते थे, अब ये खुद ही उससे भी भाग गए। तो हमें तो नहीं समझ आती कि ये जमात जो है वो इसका कोई भी फैसला जो है वो मुल्की मफादात के लिए नहीं है। और इरफान सिद्दीकी तो कहा कि अगर मुज़ाकरात चलते तो बड़ा बेहतर होता। खुशाइन बात थी कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर यही तरीकाकार होता है कि आप मुज़ाकरात से हल करते हैं अपने मामलात और आगे लेके जाते हैं चीज़ों को। मुल्क को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई इस चीज़ से बिल्कुल अलग है कि मुल्क की क्या ज़रूरियात हैं, मुल्क के लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। उनको अपनी ज़ात से कुछ नहीं नजर आता। हो सकता है कि ये जो सजा इनको 14 साल की सुना दी गई, ये इनका एजेंडा था कि शायद इसके ऊपर कोई रिलीफ मिल जाता, वो उसके बाद अब ये फौरन मैं समझी कि शायद ये 14 साल की सजा दिलवाना इनका एजेंडा था, बट यू क्लैरिफाइड इट। थैंक यू नईम हैदर पंचोता साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक अफसोसनाक वाकया कल आप जिस प्रोग्राम में थे वो हुआ, सोशल मीडिया पे भी हर तरफ ये वायरल है। ये अफसोसनाक एक ट्रेंड है, हम देख रहे हैं इनटॉलरेंस का, माशरे के अंदर भी आ रही है, पॉलिटिकल डिवाइड बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से नाखुश हैं, एक दूसरे का ओपिनियन सुनने की हिम्मत ही नहीं है। और कल जो बातचीत हुई वो तो बहुत ही नाजेबा एनवायरनमेंट में चली गई, और हमारी बात हो रही थी इस प्रोग्राम के एंकर से, वो भी खुश नहीं थी इस मामले पर। सो डू यू थिंक कि ये इनटॉलरेंस का ही नतीजा है नईम साहब? दूसरा, जो आपने मुज़ाकरात एकदम से ख़त्म कर दिए हैं, सो इट सीम कि आपके पास प्लान भी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश जी, आपने मौका दिया फरिया। देखें, आपने हमेशा देखा होगा, मैं आपके प्रोग्राम में भी आता हूँ, एहसान साहब साथ बैठे हुए हैं और दीगर दोस्त बैठे होते हैं, हमारी बहुत ज्यादा बहस भी होती है। बट ऑन अ लाइटर नोट, आज राना साहब ने स्टूडियो आने से मना कर दिया है, उन्हें जब पता चला आप आ रहे हैं। नहीं, उन्हें राना साहब को मेरा पता है, मुझे राना साहब का पता है। तो बहरहाल आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया। कल भी जो इख्तियार वली साहब ने जिस तरह से जो है वो बातचीत की, खान साहब की ज़ात के ऊपर बात की, खान साहब के अगर घर में कोई घुसेगा उनके ऊपर बात करेगा, उनके एरिया के बारे में या उनके ख़ानदान के बारे में, या कोई इस तरह की गलीज़ इल्ज़ाम लगाकर बात करेगा, तो बिल्कुल जवाब उनको उसी टोन में मिलेगा। ये बात ठीक है कि आपने पहल नहीं की, ये बात ठीक है। अफसोसनाक है कि दूसरी तरफ, हालांकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनकी तरफ से पहल हुई, बट ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस अब नज़र आ रही है। देखिए, उम्र में बड़े हैं तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब उनसे भी उम्र में बड़े हैं, जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या उनकी जूती के बराबर भी आपने कोई काम किया इस मुल्क के लिए? तो बात यह है कि आपने अपने कद काट के हिसाब से, अपने जो है वो इखलाक के हिसाब से, अपने जो आपका होता है बैकग्राउंड उसके हिसाब से, और एक आप ये समझ लें कि एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मजहबी होने के नाते, ये सारी चीजें आप उसमें शामिल। बट नईम साहब, उससे तो ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट था, आपने पहल भी नहीं की, आपने रिएक्ट किया, सो वो यकीनन वी कैन थिंक कि उस वक्त आप पे प्रेशर था। अब जब आपने बाद में सोचा, तो फिर आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि ये माहौल होना नहीं चाहिए प्रोग्राम्स में। देखें, कोई ऐसा माहौल तो उसको उसी माहौल में जवाब दिया जाएगा, और अगर कोई ठीक तरीके से चलेगा तो फिर डेफिनेटली
कि उसको जो है अपना, देखिए हम शो के अंदर बैठे होते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आके बैठा और फौरन थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। आपने जुबान के साथ अगले बंदे को हराना होता है, जुबान के साथ बात करनी, बहस करके। लेकिन अगर कोई ये बहस के अंदर ही गाली निकालेगा तो फिर उसको गाली के जवाब गाली में ही दिया जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ पे खातून एंकर थी तो उसका भी किसी ने लिहाज नहीं किया। वैसे खातून एंकर तो चुप करके बैठी रही हैं, उनको भी मेरा ख्याल में दिल था कि शो जो है थोड़ा सा चलता रहे और उनका शो भी हिट हो जाए। वो प्रोग्राम के पहले ही डॉक्टर फिजा कह रही थी है नहीं डॉक्टर फिजा, आई थिंक दैट्स बीइंग अनफेयर टू हर। कोई देखिए जब आप लोग प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके पास ओपन फोरम है। आपको मैं अगेन कह रही हूँ कि यू डिड नॉट स्टार्ट इट, बट एक आप उसमें पार्टिसिपेंट हो गए क्योंकि आगाज वहाँ से हुआ। लेकिन ओवरऑल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आपके इलाकों में कैसा तासुर जाता है? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो उसने स्टार्ट किया मैंने उसको जवाब वहाँ पर भी दिया, और मैं बिल्कुल इरादा रखता हूँ अब जिस टाइम मेरे सामने वो आएंगे, किसी शो में बैठे होंगे तो बिल्कुल जो है या कहीं रास्ते में मिलेंगे तो बिल्कुल मैं उसका कोई सरफा नहीं करूँगा, और जो वार उन्होंने किया है मैं उसी तरीके से वार करूँगा और उनको मौका भी नहीं दूंगा। मैंने तो उनको काफ़ी वहाँ पर मुक्के शुक्के मारे हैं ना, लेकिन उनको मैं मौका भी नहीं दूंगा। अगर आपको याद हो सेनेटर अफनान की, और जी जब पर्सनल मामला आया है तो फिर पर्सनली लेके मैं भी चलूंगा। अब आगे आ जाए मुज़ाकरात की तरफ, ये तो मैं उससे निपट लूंगा, ये मेरा मामला है। चलें ठीक है, होप कि ऐसा ना हो, आप लोगों की दोस्ती हो जाए। जैसे कि हमने देखा था कि सेनेटर अफनान की जब बातचीत हुई थी इसी तरीके की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद उन लोगों ने मामला हल कर लिया था। बट लेट्स कम टू मुज़ाकरात, क्या प्लान भी है आपका? देखिए मुज़ाकरात के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि मुज़ाकरात अब नहीं चल सकते। क्यों कहा? आपके साथ मुलाकात हुई है, सो यू कैन टेल मी फर्स्ट हैंड कि क्या वजह थी? गुस्से में थे? कोई ऐसा वाकया हुआ था? कोई उनको खबर मिली थी? व्हाई ही डिसाइडेड दैट? देखिए कोई भी मामला होता है ना तो उसके लिए डेफिनेटली एक थोड़ा सा टाइम चलता रहता है। जब आपने गोलियां चलाई थी ना, ये खान साहब की हिम्मत थी, हौसला था, और उन्होंने मतलब बड़ा दिल किया कि फिर उन्होंने कहा कि हमने ये जो है वो तहरीक शुरू की है, लेकिन उस तहरीक के अंदर हमारी ये टीम है और ये हमारे मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बना दी जाए 9 मई पे और 26 पे, और सियासी कैदियों की रिहाई। अब उसके अंदर कोई ऐसा अलजबरे का सवाल तो नहीं आ गया था कि आप समझते नहीं हैं उस अलजबरे को, और ऐसा सवाल डाल दिया गया है कि वो तो नामुमकिन हो चुका है और उसका रिटर्न दिया जाए, फिर उसका रिटर्न रिप्लाई आएगा, जैसे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, फिर दफा का मौका मिलेगा, फिर उधर से डिफेंस आएगा, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद अगली नस्ल में जाके फैसला होगा। ऐसा नहीं होता। हम कह रहे हैं कमीशन बनाए, आप 2 मिनट में बना सकते हैं, नोटिफिकेशन निकालें, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट क्यों या हाई कोर्ट क्यों, इसी तरह सियासी कैदियों की आप इंतजार कर लेते, 7 वर्किंग डेज का कह रहे थे सिद्दीकी साहब, उसके बाद हुकूमत कहती है हम नहीं बना रहे कमीशन, तो आपकी विन विन सिचुएशन थी। आप कहते हैं हम निकल रहे हैं मुज़ाकरात से, या वो कहती है हम बना रहे हैं, तो फिर भी आपकी विन विन सिचुएशन थी। आपने अब भी क्यों फैसला किया? देखिए आपने देखा इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर आपको जरा भी नजर आया कि कोई मुज़ाकरात वाला अमल जो है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है वो फील्ड के अंदर कोई नजर आ रहा हो कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं, हमारे लोग जेलों में हैं, उनको कोई बिल्स नहीं मिल रही। माजरत कहती हूँ मुखल होने के लिए, जो अभी जो राना साहब कह रहे हैं वो बात ठीक थी कि आप चाह रहे थे कि मामला आप लोगों के लिए हल्का हो जाए अलकादर ट्रस्ट केस में। देखिए हम नहीं चाह रहे थे कि मामला हल्का हो जाए, आपने पॉलिटिकली केसेस बनाए हैं और जजेस को वहां पर क्या है, और पॉलिटिकली आपने सजा देने के लिए पूरे प्लान करके वहां पर फिक्स मैच के तहत आपने पहले भी सजाएं दी, ये भी सजा दी। आप अदालतों से प्रेशर, क्या जरूरत है हर रोज अडयाला जेल तो सुबह नहा धो के जाने की और पूरा दिन बैठने की और शाम तक के जल्दी से जल्दी दफा हो, 1 हो 2। क्या नवाज शरीफ जरदारी के भी केसेस ऐसे चल रहे हैं? क्या बाकियों को भी चल, उनको तो क्लीन चिटें दे दी गई। तो कल हमने देखा कि साहबजादा अहमद रजा जो कि स्पोक्स पर्सन है, मुज़ाकराती जो कमेटी है हमारी तरफ से बनाई गई है, उनके मदरसे में मौजूद होते हैं प्रेस टॉक करने के लिए, तो वहां पर पुलिस ऐसे चली जाती जैसे मकबूजा कश्मीर है। तो जब ऐसे माहौल के अंदर आप एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ धमकियां भी लगा रहे हैं कि नहीं जी ये इनको सजा हुई है, मामला जो अदालतों में चल रहा है, ये 9 मई वाले फला है, जुडिशल कमीशन भी नहीं बन सकता, साथ छापे भी चल रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं, तो हम 10 साल तो नहीं बैठ। ठीक है आपका पॉइंट आ गया। राना साहब अगर क्विकली जरूर कमेंट कीजिएगा, कल जो मामला हुआ आपने विटनेस किया, यानी ओके एक्चुअली वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। राना साहब आपके पास मैं ब्रेक के बाद आती हूँ। 2 क्वेश्चंस हैं जो हम ज़रूर उनके ऊपर गौर करेंगे। मुज़ाकरात नहीं है तो फिर क्या होगा? दूसरा, टॉलरेंस में पहल किसने करनी है? ये हम सबका माशरा है, हम सबकी सोसाइटी है, इन टॉलरेंस से किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। राना एहसान, आपसे सवाल यही है कि इस वक्त एक तो ख़ास तौर पे उस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि उसमें आपकी पार्टी के भी एक मेंबर मौजूद थे, कोई पार्टी के अंदर इस पर कोई बातचीत हुई या इट्स जस्ट लाइक एक दिन का ही मसला है ये? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है? PTI अगर सड़कों पर आती है तो दोबारा अब हम मामला वहीं पे ले जाएंगे जहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टॉलरेंस जो है वो हर दफ़ा दिखानी चाहिए और पर्सनल नहीं होना चाहिए, और लूज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो मामला फिर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। नेशनल टीवी के ऊपर आप एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विटनेस फॉर यू, मेरे सामने आपके प्रोग्राम में काफ़ी तल्ख कलामी हुई है, लेकिन आपने हमेशा आराम से जवाब दिया है। आई थिंक ये पार्टी का मामला नहीं है, ये एक इंडिविजुअल मसला है। या पार्टी लीडरशिप खुश होती है ऐसे प्रोग्राम से? कोई भी नहीं खुश होता। देखें, ये एक जो इनटॉलरेंस का जो माहौल पैदा हो गया है, जो पोलराइजेशन है, ये अफसोसनाक है। और देखें, ये नेम कॉलिंग करना, खान साहब किस तरह इसको इन्होंने सियासत में इसको लेके आए, मैं तो समझता हूं कि ये माहौल पहले शायद 90 की दिहाई में था, लेकिन फिर मैच्योर हो गई चीज़ें। हम वापस रिवर्सल उस 90 की दिहाई से भी बदतरीन सियासत की तरफ जो है हमने रुख कर लिया है, जो कि अफसोसनाक है। और ये भी देखें, मुज़ाकरात जो हैं, आपने कहा क्या होगा, देखें कुछ भी नहीं होगा। ये PTI हैज शॉट देमसेल्फ इन द फुट। इन्होंने जो करना था, जो पॉसिबली ये कर सकते थे, अमेरिका तक ये गली गली कूचा कूचा इन्होंने हर दस्तक वहां दे दी है। हम कोई गुलाम ऐसे इन्होंने एक एक दरवाजा खटखटा लिया है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने आपको बताया कि ये UK गए, ऑक्सफोर्ड का खताबत की, IMF को खत लिखे, 26 नवंबर आपने देख लिया, तो स्ट्रीट पावर तो कोई नहीं। अभी खान साहब मीनवाइल बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई। हामिद रजा साहब, जिनका भी जिक्र हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को तशवीश इन मुलाकातों पर है। शायद नहीं, देखें, वॉकआउट तो इन्होंने किया ना, PTI ने किया, हमने तो नहीं किया वॉकआउट। 28 नवंबर की डेट थी। देखें, खान साहब जो हैं उनको 14 साल की सजा हुई, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई, एक एहतजाज पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये ना स्ट्रीट एहतजाज करने के अभी ये उनका मेरे ख्याल से उस मोड में है। तो ये मुज़ाकरात जो हैं, यही जमहूरियत का हुस्न होते हैं, जिससे ये वॉकआउट कर गए। तो मैं समझता हूं कि ये PTI की एक सियासी एक और गलती है, और ये अपना या तो फिर जो इंतशारी इनका एजेंडा है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर ये सारा इन्होंने जोर डाला हुआ है या उम्मीदें लगाई हुई हैं वहां से, तो शायद ये उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। लेकिन वहां भी मैं आपको बता दूं कि हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं आने वाली, और वैसे ही अब सजा हो गई है। ये तो अदालती मामलात हैं, अदालतों को तो कोई भी मुल्क इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट। सो नहीं, महदर पंचोता साहब, इस हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बट जो एक पार्लियामेंट का तरीका भी है, एक दरवाज़ा भी है। आज जैसे पैका कानून हो गया मंजूर, उसमें एक रोल हो सकता था अपोजिशन का, या ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे, आप जो मर्जी कानून साजी कर लें? ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से तो मुझे लगता है कि आप लोगों की भी वही राय थी कि सख्ती करो मीडिया के ऊपर, जो अब ये तो करके दिखा रहे हैं। योर कमेंट्स? देखिए, मीडिया के हवाले से अगर सख्ती इस तरह से होती तो आज जो है वो इस तरह से मीडिया जो है, अभी थोड़ा बहुत कसर रह गई ना, जो उन्होंने काफ़ी पिछले सालों के अंदर किया है, वो तो पूरी कौम ने देखा है कि कोई बात करता है, कोई मरियम का नाम लेता है, कोई तनकीद करता है, तो कहते हैं जी पूरा प्रोपेगेंडा है। और अगर इमरान खान को सजाएं दी जाएं, आप गालियां निकालें, आप उधर जो मर्जी है करें, वो बिल्कुल ठीक है। और ये तय कौन करेगा? ये वो तय करेंगे जो खुद फार्म 47 के मुताबिक आए हुए, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब असेंबली के अंदर एहतजाज जो है वो आपका हक है, असेंबली के बाहर भी आपका एहतजाज हक है। आप जिस जगह पर करें, आपको एहतजाज मना नहीं है। लेकिन बाहर आप कर रहे हैं तो आपको गोलियां चल रही हैं, अंदर कर रहे हैं तो जनाब देखें जी मछली मंडी बना दी है। तो आपने जो वहां पर आप उसका तरीका बताया ना पंचोता साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तरीका बताया कि एहतजाज कैसे करना है। नहीं, देखें, तरीकाकार जो भी हो, ये असेंबली तो किसी सूरत चलनी ही नहीं चाहिए, ये खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये फार्म 47 वाले हैं और इक़्तिदार वाले वही होने चाहिए जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। और अवाम ने 8 फरवरी को, इसी वजह से आज तक एक बंदा भी किसी शो के अंदर फार्म 47 लेकर नहीं आया। आप चैलेंज से मैं कहता हूँ कि एक बंदा लेकर आ जाए, जो ये कहते हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम साहबा हो, या कोई जरदारी हो, या कोई हो, वो लेकर आ जाएं कि ये फार्म 47 हैं, और हम कह दें कि ठीक है जी आप सच्चे हैं और हम झूठे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ उस मुलाकात के बारे में। उस वक्त फिर कोई लाए अमल भी डिस्कस हुआ आपकी पार्टी में कि अब हमने ऑल आउट जाना है, मजीद एजुटेशन करनी है? क्या प्लानिंग हुई वहाँ पर
8 फरवरी को एहतजाज का भी आपने कहा है। जी, खान साहब ने कहा है कि देखें 26 को हमारे लोग शहीद किए गए, हमारे लोग गायब किए गए, मजीद एहतजाज करेंगे आप लोग? इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम जितनी भी ओपोजिशन हैं उनके साथ मिलकर हम करेंगे, जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखती हैं, जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ। उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं आपको? GDA है, जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। देखिए, जो हमारे साथ मिलना चाहेगा हम सबको दावत देंगे। हम कहेंगे कि हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर आप खड़े होना चाहते हैं तो हमारा साथ दें और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तरसीलात को की सख्ती जो है वो मजीद होगी और खान साहब मजीद इस हवाले से तरसीलात के साथ साथ और भी नई स्ट्रेटजी देना चाहूंगा। सो डी चौक भी आएंगे दोबारा? जी, और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाएंगे। मारंग बलोच वाला खान साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह बलोचिस्तान का अबडक्शन है, पंजाब और जो आपने देखा 26 को अबडक्शन हुई, वो तमाम। और डी चौक पर आएंगे आप दोबारा? देखिए, जो एहतजाज है, एहतजाज 8 फरवरी को हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जो मैंडेट चोरी किया गया है, ये खान साहब ने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ की क़यादत को और तमाम कारकुनान, तमाम टिकट होल्डर्स को हदायत की हैं कि आप तमाम अपने हलकों में एहतजाज करें। एहतजाज होगा, भरपूर तरीके से होगा। 8 फरवरी को बताएं। ठीक, सो इट्स बैक टू एजिटेशन वी कैन सी। सो अगर इजाज़त दें मैं राना साहब से भी इस पर कॉमेंट ले लूँ। राना साहब, ठीक है, बहुत दफ़ा आप सही कह रहे हैं कि एहतजाज के आप उनको कहते रहे कि मुज़ाकरात पर आएँ, फिर आखिरकार वो आए, फिर वो मुज़ाकरात से पुल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हुकूमत का ही होता है। चाहे बहुत बड़ा एहतजाज ना करे PTI या आप उसको रोक लें बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें डालकर, लेकिन जब भी मुल्क स्टैंड स्टिल होता है या इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल होता है तो नुकसान तो हुकूमत का ज़्यादा होता है। आर यू रेडी कि दोबारा एजिटेशन की सियासत शुरू हो जाए? देखिए, ये तो इनका फेल है ना। जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने तो मुल्क को बंद करने की या सिविल नाफरमानी की बात नहीं की, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। तो ये इनकी जो सियासत है वो हमेशा एक नेगेटिव जोन में चले जाती है जो मुल्की मफादात के लिए नुकसानदेह होता है। तो देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ इन्होंने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की। इनसे कौन डायलॉग करेगा जब ये सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, जब ये दर्ज देंगे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और रेमिटेंसेस ना भेजें? कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई इस चीज को सपोर्ट कर सकता है। जो 26 नवंबर को इन्होंने किया जलाओ घिराओ, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। जो 9 मई को किया, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। तो ये जिस तरह की सियासत, जब ये अमेरिका के कांग्रेसमैन को बेग करते हैं, तरले लेते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें या इमरान खान के हक में बात करें, तो कोई जमात इनकी सपोर्ट नहीं करेगी। राइट, तो जरूर जो आज कानून साजी हुई है उस पर जरूर बता दें। जिस वक्त मुझे याद है फवाद चौधरी साहब एक एक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे तो आप तमाम लोग हमारे साथ जर्नलिस्ट के साथ खड़े थे। आज वो तमाम बातें भूल गई हैं PMLN को। देखिए, ये कानून साजी ये कतन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, ये उसके हक में है। सोशल मीडिया बहुत तेजी से उसका आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है और उसकी एक डेफिनेशन डिफाइनिंग सोशल मीडिया, यूट्यूब के अंदर चीज़ों को टैक्स नेट में लेके आना और एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को डेली बेसिस पे शिकायत होती है, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, फेक खबरें लोगों के बारे में फैलाई जाती हैं और साइबर क्राइम्स होते हैं। तो उनको एक अच्छे तरीके से हल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्या अच्छे तरीके से क्या हल करें? सारे प्रो गवर्नमेंट हो जाएं, किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ ही ना उठाएं, हम उसको बिल्कुल रेगुलेट कर लें ताकि सब अच्छा है कि खबरें चलें। देखिए, बात यह है कि रेगुलेट कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और तनकीद को और क्रिटिसिज्म को हम वेलकम करते हैं और कोई इससे उसके ऊपर कदगन नहीं लगेगी। जो लोग जाली झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं जिसमें कोई हकायक नहीं है, उनको जरूर, जो सोशल मीडिया पे करते हैं उनको जरूर होगी। देखें, जो डिजिटल मीडिया है, जो टीवी है, वो उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद होती है, आप तनकीद करती हैं और डर के बगैर तनकीद करती हैं आप। तो लेकिन एक झूठ बोलना, एक प्रोपोगेट करना जो सोशल मीडिया में हो रहा है, इट हैज टू स्टॉप। और जो लोगों की इज्जत उछाली जाती है बगैर किसी एविडेंस के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तरीका नहीं कि किसी को आप कटहरे में खड़ा करें। ठीक है, अगर इजाजत दें तो आप नईम हैदर पंचोता से भी पूछ लेते हैं। खासतौर पे आज आप गए थे खान साहब से मिलने, सुना है कि मरवत साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और खान साहब ने इनकार कर दिया उनसे मुलाकात के लिए, इज दैट करेक्ट? देखिए, हम हाई कोर्ट के अंदर थे और कंटेम्प्ट वाली पिटीशन हमारी थी जिसकी वजह से हम अडयाला जेल लेट पहुंचे। उससे पहले जो भी बात हुई है, मुझे जब मैं वापस निकला हूं तो मुझे चंद सहाफ़ी जो हैं वो मिले हैं, वो कह रहे थे कि इस तरह से कोई बात हुई है। तो मैंने कहा जी हम तो कोई 12 साढ़े 12 बजे वहां पर पहुंचे थे और फिर 1 घंटा 1.5
चली और उसके बाद हम निकल आए। तो हवाले से मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ, सैटरडे को फिर मुलाकात होगी तो फिर पता मजीद चलेगा खान साहब ने क्या बात की है। लेकिन उनको शो कॉज भी मिलता है, अभी दोबारा मिला है तो लग रहा है कि वो मुश्किल, लाइक ही इज इन हॉट वाटर्स। देखें, बात यह है कि अगर कोई पार्टी जो है किसी जगह पर समझती है कि एक स्टेटमेंट ऐसी दी है जो पार्टी, डेफिनेटली पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी के जो मुताबिक आप शोकाज भेज सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं, वो आप करवा देंगे, फिर उसके ऊपर पार्टी जो है वो वक़्फ़ रख देगी खान साहब के साथ कि ये हमारी तरफ से शोकाज गया था और ये उनका जवाब है और आप बताइए कि क्या करना है। तो ये होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में जो इस वक्त डाइल्यूट की जाती है बात, उसे कन्वर्ट की जाती है, वो यही है। और ये देखें से भागते हैं, क्यों भागते हैं? ये बताइएगा, अभी राना साहब ने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, जी अगर इजाजत दें, जो इंटरनेशनल प्रेशर आप बिल्ड करने की कोशिश करें, अभी आपने खुद भी कहा कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे फिर जाएंगे, राना साहब ने भी मेंशन किया, डू यू थिंक इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई आपको फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो क्या फायदा होगा? देखें, हमने तो नहीं कहा ना कि गूगल को कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ट्वीट करें और मुबारकबाद दें डोनाल्ड ट्रंप को और वो वहाँ पर कम्युनिटी नोट आ जाए और वो कहे कि आप हम 47 के वज़ीर-ए-आज़म में जनाब, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न शो करना, पाकिस्तान की सिचुएशन पे कंसर्न शो करना, आपने वीपीएन पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है और वीपीएन के जरिए जो है वो जो आपने बैन लगाया हुआ उस वीपीएन के जरिए आप खुद तो ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन वैसे पाकिस्तान में पाबंदी है। तो इंटरनेशनल जगह पे के ऊपर जो दुनिया पूरी देख रही है ना कि किस तरह पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया, और अब उन तमाम लोगों को जो मैंडेट चोरी करने के अंदर मुलव्वस थे या जो चोरी जिसने किया उसके ऊपर कोई बात ना करे, ये सारे पीका एक्ट, फलाना एक्ट, धमकाना एक्ट, ये सारे एक्ट लाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस एक चोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए। तो ये पर्दा डाल नहीं सकता, ये पूरी दुनिया देख चुकी है, आपने दुनिया में जग हसाई की है। और ये अगर समझते हैं ना कि जनाब हम जो है वो बड़ा कोई बाहर से कोई मदद मांग रहे हैं, बाहर से बड़ा कुछ, देखें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां करेंगे, आप लोगों के घरों में छापे मारेंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे, कैदियों के ऊपर सख्तियां करेंगे, उनके ऊपर टॉर्चर करेंगे, मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों को टॉर्चर करेंगे, आप कैदियों को रिहा नहीं करेंगे और नए मुकदमों में इम्प्लीकेट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली तंजीमें भी बात करेंगी, पूरी दुनिया बात करेगी और जग हसाई तो आप करें। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कानून था तो साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फलस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है, राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। फलस्तीन के मासूम शहरियों के खिलाफ इजराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। आलमी दबाव पर गाजा में जंगबंदी के बाद इजराइल अब जनीन कैंप के इलाके को निशाना बनाना शुरू कर चुका है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इजरायली फ़ौज की कार्रवाई के दौरान 10 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 40 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। इजराइल ने जनीन कैंप में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले भी किए हैं, जबकि बड़ी तादाद में फ़ौजी एहलकार जो हैं वो ड्रोन्स के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और उसके अलावा दीगर तरीक़ेकार से शहर और उसके पनागज़ीन कैंप में दाखिल हो रहे हैं। ये सब गाज़ा में जंगबंदी के आगाज़ के सिर्फ 3 दिन बाद हो रहा है और इससे मगरबी किनारे में मज़ीद तशद्दुद का इम्कान भी हो रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये सीज़ फायर सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए था। हमने खुद देखा कि जिस वक्त ओवरटेकिंग हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट लिया कि मैंने वहाँ पर मामला ठीक करा दिए हैं। तो अब हो क्या रहा है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। जनीन कैंप के हवाले से हम आपको कुछ इतलात देते हैं। पनाह गज़ीनों का ये कैंप मगरबी किनारे के शुमाल में जनीन शहर के अंदर वाक़ है। ये कैंप 1948 की जंग के दौरान बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए तामीर किया गया था। ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर ज़मीन का एक इलाका है जिसे इसराइल ने 1967 में 6 रोज़ा जंग में उर्दन से छीन लिया था। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं, लेकिन कई दहाइयों से जारी मुज़ाकरात के बाद भी इसकी हतमी हैसियत का फैसला नहीं हो सका। 1995 से जनीन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में है, जो मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को चलाती है। इजरायली फ़ौज सिक्योरिटी कार्रवाइयों के लिए अक्सर कैंप दाखिल होती रहती हैं। कैंप कॉन्ट्रैक्ट की इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें अवलीन 1970 की दहाई में इमारतें तामीर की गई थीं। जनीन कैंप 2000 से 2005 के दरमियान होने वाली दूसरी फ़लस्तीनी बगावत के दौरान लड़ाई का मरकज़ बन गया था। इजरायली फ़ौज ने 10 दिन की लड़ाई के बाद 2002 में कैंप पर कब्जा कर लिया था, जिसे जनीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कैंप में 24,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड पनाह गज़ीन मौजूद हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इनमें से 14,000 अफराद आधा मुरब्बा किलोमीटर से भी कम इलाके में रहते हैं। यह हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों का गढ़ भी समझा जाता रहा है। बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हम एक और ख़बर भी आई है जो कि अल जरीदा अखबार है, वो हमें इज़राइल की तरफ से एक बड़ी अहम खबर दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक। अखबार कह रहा है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ज़मीन पर गिराकर मारपीट करने और उनको गला घोटने पर उनके बेटे को इज़राइल से बाहर भेज दिया गया था। बाप बेटे में हाथापाई का ये वाक़या हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमले से कबल पेश आया था। वाक़े के वक्त खातून अव्वल सारा नेतन्याहू भी वहीं मौजूद थी। दिस पब्लिकेशन रिपोर्ट्स। इनके चीखने की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और गुत्थम गुत्था बाप बेटे को एक दूसरे से अलहदा किया। बेटे की जानिब से गला घोंटे जाने के बायस इजरायली वज़ीर आज़म की हालत गैर थी और उन्हें दुरुस्त तरीके से सांस लेने में तकलीफ का सामना था। सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर आज़म को पानी पेश किया, लेकिन मुसलसल खांसी की वजह से नेतन्याहू ने उस वक्त उल्टी कर दी थी। उनकी तबीयत बहाल होने में काफ़ी वक्त लगा। वाक़े के बाद नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका भेज दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज ने नेतन्याहू के बेटे को बाप की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया था और उनके वापस इजराइल आने पर पाबंदी लगा दी थी। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, इस वक्त ये जो वायलेशन है क्लियर सीज फायर की, उस पर कोई कमेंट आएगा या सिर्फ उस वक्त कमेंट आता है जब हमास की तरफ से कार्रवाई होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, ऑलरेडी ये बड़ा फ्रेजाइल एग्रीमेंट हुआ है और इसमें जो विंडो फॉर रीस्टेब्लिशिंग द वॉर वो उन्होंने खुद अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है जी। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो देखिए पॉलिटिकल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेतन्याहू ने कंप्लीट करने हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर उनके ऊपर है। उनके जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऑलरेडी उन्होंने थ्रेट किया हुआ है जो वॉर को ख़त्म नहीं करना चाहते। और मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि दो इट इज़ नॉट कन्फर्म, बट मुझे शक पड़ता है कि डेलिबरेटली ये विद इन देयर ओन सिस्टम उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि जी मेरे ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर है इस वॉर को जारी रखने के लिए, तो वो एक क्रिएट किया। बट एनीवेज उनके अपने 2 मिनिस्टर्स, एक पार्टी ने छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ने उन्हें थ्रेट किया हुआ है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होंगे मे बी 16 डेज डाउन द लाइन। बट एनीवे दूसरा है ऑपरेशनल जो मिलिटरीली उनके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड बिल्कुल हमास का मुकम्मल खात्मा, तो वो प्रॉबली अभी दोनों सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए। आज भी हमें जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं फलस्तीन के अंदर से, तो 13 अराउंड 700 to 800 हमास सोल्जर्स एक तो वो अपने आप को शो भी कर रहे हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को कि अभी तक हम मौजूद हैं, हमारा खात्मा मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका और हम कंट्रोल हमारे पास ही है गाजा का, तो वो भी उसको भी हासिल नहीं कर पाए। और अभी हम देख रहे हैं कि आपने ट्रंप का जिक्र किया अपने इंट्रो में कि जी उन्होंने क्लेम किया है, बट ट्रंप ने भी एक विंडो छोड़ दी है। वो कह रहे हैं कि जी उनकी वॉर है, उन्होंने ही फैसले करने हैं, मैं गारंटी बट अगेन इफ यू अलाउ मी जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ये कहते रहे हैं कि मैं पीस वाला प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं पीस प्रमोट करूंगा, वॉर नहीं होगी। बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो ऐसा तासुर लग रहा है कि सिर्फ उनकी ओथ टेकिंग के लिए खामोशी आई थी ताकि वो क्रेडिट ले सके। सेकेंडली ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आउट ऑफ द वे जाके इजराइल के खिलाफ, तो हम किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन अभी तो जो सूरत हाल है उससे तो ये लग रहा है कि ये मामला मजीद संगीन हो जाएगा। जी फरिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, आप कह रही थी कि वो एंटी वॉर जरूर है, ट्रंप क्लेम भी उन्होंने एंटी वॉर किया है, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मैं इंटरेस्ट से देखना चाहूंगा कि वो एंटी प्रो पीस भी है या नहीं, कंप्लीट पीस। देखिए, ये जो फलस्तीन का मसला है, जब तक इसका एंड स्टेट को हम पहले डिफाइन नहीं करेंगे कि ट्रंप इसको एंड स्टेट कहां पे ले जाना चाहते हैं, वो तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ही इज ओपन अबाउट दैट। तो वो जो भी सॉल्यूशन है, अब जितने इकदाम है अगर उस तरफ तो ले जा रहे हैं हमें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में देखने वाली हैं कि हम इसको एक तो सीज फायर चले, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब आपने जनीन कैंप का बताया, द वे वहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहां पे चीजें गिराई जा रही हैं, जो जुल्म हो रहा है वहां पे, और अगेन वो कंटिन्यूटी है अपने उनकी जो एप्लीकेशन हुई थी उसकी कंटिन्यूटी है जी। बट यू राइट कि सीज फायर भी कभी भी इसका एक एंड तो नहीं था, वो तो एक स्टॉप गैप समझ सकते थे, क्योंकि
जब तक मामला हल नहीं होगा ये यूं ही चलेगा। बट क्वेश्चन इज नेतन्याहू के हवाले से मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में चमगोइयाँ रही हैं। इस वक्त भी ये कहा गया था कि जो एलची गए थे डोनाल्ड ट्रंप के बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग की गई थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की। क्या नेतन्याहू बड़े अरसे तक अपनी कुर्सी पे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आप जो जिक्र कर रही हैं, इट्स वेरी इंकरेजिंग, एटलीस्ट थोड़ा सा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आती है। आप स्टीव विटकॉफ की बात कर रही हैं जो नुमाइंदे थे ट्रंप के वहां गए, तो इन्होंने उनको बड़ा क्लियर मैसेज जब भेजा मीटिंग के लिए कि जी इन्होंने मीटिंग सीख की। He said कि I cannot meet you, but he said कि आज ही मिले हैं। जी, तो 10:30 सैटरडे इन्होंने मीटिंग की रिक्वेस्ट की, तो वो नेतन्याहू उसको पोस्टपोन करना चाहते थे या अवॉइड कर रहे थे सैटरडे को, तो बट ही सेड वी विल शो अप, आपने आना हुआ तो आ जाइएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग। स्टीव विटकॉफ की जो बातचीत हो रही है जी, जिस तरीके से वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, इंडिकेटर्स वहां से जो आ रहे हैं, दे आर दोज आर वेरी पॉजिटिव। तो उसमें हमें थोड़ी सी टनल के एंड पे लाइट नजर आती है कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग एफर्ट। देखिए, ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात जरूर होंगे नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू क्लेम भी कर रहे हैं कि माय फ्रेंड इज बैक इन दी व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस। बट ट्रंप जो है वो अपने दोस्तों को भी, जब उनका जो अपनी पॉलिसी होती है बायलैटरल लेवल पे भी और मल्टीलैटरल पे भी, उसको वो परसू करते हैं। वो नहीं देखेंगे कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है, क्या डिप्लोमेटिकली कितना नुकसान है, पॉलिटिकल कितना नुकसान है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप का जो रोल है वो बहुत अहम है, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का रोल बहुत अहम होगा। इब्राहिम अकार्ड जो पहले ठीक है हुआ था, उसमें अब वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जनरल साहब, एक और एंगल भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यूक्रेन वॉर के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ओपनली कहते रहे हैं। द रीज़न मैं उनको बार बार डिस्कस करी हूँ क्योंकि उन्होंने अभी अपना ओथ लिया है एंड बड़ा ओपनली वादे किए हैं। सो उन्होंने कहा कि ये वॉर भी ख़त्म होगी, लेकिन अब अगर इसराइल असला देगा यूक्रेन को, सो ये एक और मसला नहीं होगा? जी देखिए, मसले तो जरूर होंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है फरिया जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें देखना है कि पीस इन टोटलिटी, टोटल पीस की जो आई मीन है ना जी, अगर जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो हम वी आर एंडिंग नोवेयर जी। वॉशिंगटन भी देखिए एक लीवरेज जरूर रखता है। प्रॉक्सीज की ये वॉर हुई है, वॉशिंगटन हैज द लीवरेज, और लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा उनकी ओपनिंग स्पीच में भी इस चीज का उन्होंने जिक्र जरूर किया, न्यू अमेरिका का। वो डोमेस्टिक चीजों को बहुत उन्होंने किया, बट ये जो वॉर का जो फिनोमेना है, इसको एंटी वॉर तो वो उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी मैं एंटी वॉर, वो एंटी वॉर जाएंगे नहीं से, लेकिन अब वो कहां तक उनकी लिबर्टी है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फिर इन्वॉल्व हो जाती है। आप उनके जितने भी मशीरान हैं, जितने भी लोग उनकी कैबिनेट में आ रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरीज हैं, मोस्टली दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल और ज्यूइश लॉबी के उनके ऊपर प्रेशर होता है। इससे इतनी प्रो इजराइल कैबिनेट तो शायद नहीं बनी, अगर इससे अक्सर प्रो इजराइली बनती है। बट अब आ जाते हैं जो ईरान को भी देख लेते हैं। ईरान के नायब सदर ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ मुज़ाहमत हम नहीं रोकेंगे। ये किस तरह की मुज़ाहमत होगी? देखिए, ईरान जो है वो हर कंट्री जो है जी, वो अपनी जो डेटरेंस है ना, वो उसकी शो जरूर करता है। वो कहीं ना कहीं सिग्नलिंग करता रहता है, क्योंकि ईरान को भी खतरा है कि ये जंग में ये जंग जो है ना, ईरान को भी अपनी लपेट में न ले ले। ऑलरेडी ईरान इज इन द वॉर, ये आपको बड़ा हमें क्लियर होना चाहिए। ईरान इज इन द वॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी तो डायरेक्टली आपने देखा हमारे एक्शन भी है, तो किसी वक्त भी इतना फ्रेजाइल है फ्री है इस वक्त नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इवन अ स्मॉल इवेंट कैन ब्रिंग यू नो, आप किसी भी कसस बलाय करके किसी इवेंट के ऊपर आप वार को किसी मुल्क में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी जो लेबनान से भी जैसे देखें ना, आज जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के अंदर प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आप अपने ट्रुप्स को न वापस मत बुलाएं, अभी तक रहने दे। वो कुछ एक्सटेंशन चाह रहे हैं, हालांकि पीस तो वहां पे 1 महीना पहले आपका एग्रीमेंट उनके साथ हो गया था, सीज फायर हो गया था, लेकिन वो अपने ट्रुप्स को अभी भी वहां पे रखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक इस डिसीजन पर नहीं पहुंचे कि वो उसको वॉर को किस तरीके से एंड करना चाहते हैं, सीज फायर को फर्दर करना चाहते हैं या वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। राइट जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन सीज फायर लगा था कि एक रे ऑफ लाइट है एकदम डार्कनेस के अंदर, लेकिन उसके हवाले से भी अब सवालिया निशान बने हैं। बट एक और बात भी ज़रूरी है कि सीज फायर अगर लंबे अरसे तक होता भी है तो वो मसले का हल नहीं है। जब तक आप फ़लस्तीन का और इसराइल का मसला हल नहीं करेंगे, जो भी उसका सलूशन है, तब तक कभी भी पीस इस इलाके में नहीं आ सकता। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।